उठा लिया गया है और ये इत्तेफाक से 2017 में निबंध भी पूछा है। 2017 का निबंध भी है इत्तेफाक से कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम, यानी कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? हम यही पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है और वर्तमान में कक्षाओं का स्वरूप ऑनलाइन यानी तकनीकी हो चुका है। यह पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। और क्लासरूम क्या होता है? सीखने का मंदिर होता है। यह भी यहां पर पॉइंट लिखा हुआ। अब ये सारी इतनी भारी भरकम पंक्तियां आपको क्यों याद रखना है? किस लिए याद रखना? निबंध के लिए। जीएस के लिए इस प्रकार की पंक्तियों का इस्तेमाल आप नहीं करते, लेकिन निबंध के लिए इस प्रकार की पंक्तियों का आप इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम्स आर द टेंपल्स ऑफ लर्निंग, यानी जैसे अब आता है कि किसी भी राष्ट्र के भविष्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। इस निबंध की भूमिका में आप लिख सकते हैं कि जो कक्षाएं होती हैं वह सीखने का मंदिर होती हैं। इस प्रकार की पंक्तियां इन निबंधों में आपको अच्छा मार्क्स दिलवाएंगी। और फिर आगे कहा गया कि जो कक्षा में हम मूल्य और कौशल सीखते हैं तो उसी की मदद से हम योग्य नागरिकों को तैयार करते हैं। फिर एक चर्चा की गई कि गांधी जी का जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, गांधी जी का जो शैक्षिक दर्शन है वो क्या है? गांधी जी का शैक्षिक दर्शन क्या है? ज्ञान और चरित्र निर्माण। क्या है? ज्ञान और चरित्र निर्माण, यानी ज्ञान के माध्यम से कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। गांधी जी साफ कहते हैं चरित्र विहीन ज्ञान 7 पापों में से एक है, जिस पर इथिक्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो यहां पर भी इथिक्स में एक प्रश्न आया था, गांधी जी के 7 सामाजिक पाप। उन 7 सामाजिक पापों में से एक पाप है कि चरित्र विहीन ज्ञान, यानी ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपके कैरेक्टर को निर्मित करता हो। तो ये पॉइंट आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा, यानी ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो आपके कैरेक्टर को बनाता हो, यानी आपके अंदर मूल्यों और कौशल को डालता हो। अब यहां पर फिर उठाया गया है बहुत अच्छा कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम, यानी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। फिर कहा गया कि ये कोविड के युग में कितना सच है। यानी अब कोई भी प्रश्न आप लिखेंगे अगर जो है निबंध में, या मैं कहता हूं जीएस में ही एजुकेशन पर, तो आपको कोविड और कोविड का एरा लाना ही पड़ेगा और अच्छा खासा लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहां पर देखना है हाउ ट्रू इज दिस इन द कोविड एरा, यानी कोविड एरा में किसी भी राष्ट्र के भविष्य का स्वरूप निर्माण क्या उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हम यह विषय देखने जा रहे हैं। तो अब आइए, सबसे पहले यहां पर बताया गया कि कोविड 19 का स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में कोविड 19 का स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो पहली चीज ये प्रभाव है और दूसरा प्रभाव ये। पहला प्रभाव क्या है बच्चों कि जो पहला प्रभाव क्या है कि जो छात्र हैं वह प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। जैसे आप कैसे भाग ले रहे हैं? आपको चाहिए इंटरनेट, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? यानी आपको चाहिए अनअकैडमी ऐप या आपको चाहिए यूट्यूब। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र अपनी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। अब बच्चों यहीं पर क्योंकि तकनीक की बात हो रही है तो अब फिर से मैं वो निबंध एक बार यहां पर लाना चाहूंगा जिसको कल मैंने कराया था ड्रोन वाले में। तो ड्रोन में हम लोगों ने रक्षा वाला पार्ट किया था, आज विकास वाला पार्ट करेंगे। किसी भी राष्ट्र के भाग्य राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब राष्ट्र के विकास में क्या हम लेंगे कि नहीं लेंगे? चलिए बताइए, राष्ट्र के विकास में क्या हम शिक्षा नहीं लेंगे? क्योंकि राष्ट्र के विकास का आधार होता है उसका मानव संसाधन। होता है कि नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों? होता है कि नहीं होता? और यह मानव संसाधन किससे बनता है? शिक्षा से, और शिक्षा के द्वारा ही प्रदत्त कौशल से। तो आप देख सकते हैं, तो यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका इस निबंध में भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यानी यहां यही कहा गया प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्र अपनी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और बताया गया है, डिजिटल डिवाइड का जिक्र किया गया है। आज ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से भागीदारी। लेकिन यहां पर एक गैप की भी बातचीत करके गई है, एक गैप की भी, यानी कि गैप का मतलब डिजिटल गैप की, कि वे बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी कक्षा में भाग ले रहे हैं जो सक्षम है, यानी जो गैजेट, यानी जो कंप्यूटर, लैपटॉप, इनको स्मार्टफोन इनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे भी हैं यानी जो आज भी ऑनलाइन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें दूसरी बात भी देखने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी क्या करेगी? राष्ट्र के विकास को तो महत्वपूर्ण बनाएगी, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी सक्षम नहीं है तो वहां पर विकास बाधित भी होता है। ये पॉइंट भी आपको देखने की आवश्यकता है, नंबर 1। और 2017 का जो निबंध आया था, जिस एडिटोरियल राइटर ने भी अपना कंटेंट स्टार्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो आप बता पाएंगे कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाली कक्षाएं डिवाइड है, यानी कक्षाएं क्या है? डिवाइड है, कक्षाएं विभाजित है। एक कक्षा है जो डिजिटली संपन्न है, दूसरी कक्षा है जो डिजिटली विपन्न है। तो इसका मतलब कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण जो डिजिटल विपन्न है उन तक नहीं हो पा रहा, यानी ये स्टेटमेंट आप यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई होप आप यहां पे पॉइंट समझ गए होंगे। अब आते हैं टीचर्स न्यू टू डिजिटल टीचिंग इज आल्सो स्ट्रगलिंग, यानी कि डिजिटल शिक्षण में जो शिक्षक है वो भी संघर्ष कर रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं किस चीज में? ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में, चाक का इस्तेमाल करने में, किताबों में, ठीक है ना। और ऐसे में ऑनलाइन क्लासरूम उनके लिए कठिन हो जाती है। इसीलिए बहुत से टीचरों ने, याद रखिएगा, टीचिंग का जॉब छोड़ करके कोविड के समय में कोई अन्य जॉब पकड़ लिया है जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, यानी कुछ आय अर्जित कर सके। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है किस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों कि कोविड 19 के काल में भारतीय स्कूली शिक्षा पर
क्या इंपैक्ट देखा गया है, तो वह इंपैक्ट बता रहा है दो प्रकार से, यानी एक छात्रों पर क्या पड़ रहा है, और छात्रों में भी दो प्रकार के छात्र, एक संपन्न एक विपन्न, और अध्यापकों में भी दो प्रकार के अध्यापक, एक जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, दूसरे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं। डिजिटल लर्निंग की चुनौतियां यानी डिजिटल डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे रिपोर्ट 2019 आई। देखिए मैंने ये टॉपिक क्योंकि दो टॉपिकों को नहीं, तीन टॉपिकों को हाइब्रिड करके बनाया गया, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। दो इंडियन एक्सप्रेस के, एक इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज का, और दो ओपिनियन पेज के, मानी एडिटोरियल पेज के। तो इसलिए बहुत बढ़िया, यहां से बाहर से कुछ भी नहीं डाला गया। तो ये सब आपको मजेदार, यानी डिजिटल एजुकेशन पर आज आपने सब पढ़ लिया, बस इसको आप उठा करके रख लीजिए, बार बार रिवीजन करते जाइए, जैसा भी प्रश्न आएगा आपसे बेटर कोई इसको टैकल नहीं कर पाएगा। तो क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, जिसमें यह कहा गया कि अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो शहर में 23% परिवारों के पास कंप्यूटर है, और गांव में केवल 4% परिवारों के पास कंप्यूटर। अब आप सोचिए 100 में से केवल 4, यानी 96 लोगों के पास कंप्यूटर है। डिजिटल डिवाइड हो गया कि नहीं? अब उस प्रश्न को याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया था। कौन सा प्रश्न था, उसको याद करिए जरा, प्रश्न को याद करिए। डिजिटल शिक्षा समताकारी या विषमता का स्रोत। तो अब ये जो ग्रामीण भारत में जो 96% लोगों के पास, ठीक है, राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार कंप्यूटर नहीं है, तो स्वाभाविक है ये क्या है, विषमता का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही बूंद बूंद से सागर आपको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा क्या करा, शहरों में 37% परिवार इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और गांव में केवल 13% का। तो ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है, याद रखिएगा, शहर और गांव के बीच में। और उसके अलावा शहरों में भी केवल 23%, बाकी लोग कहां गए। तो एक बहुत बड़ा डिवाइड है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य क्या चुनौतियां हैं डिजिटल लर्निंग में, तो ऑब्वियस है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चों की, यानी जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, ये जो शिक्षा है वहां पर डिजिटल शिक्षा काम नहीं करती। यानी कैसे, जरा इस बच्ची को देखिए। अब ये लेखक ने कहा कि 4 इंच की स्क्रीन से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और गिन सकते हैं, या गा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं उनका बचपन डिजिटल शिक्षा में सुरक्षित नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। नहीं, प्री नर्सरी और नर्सरी की बात यहां पर हो रही। तो आई होप आप टॉपिक को समझ गए। एक बार बता दें मजा आया कि नहीं। इसके अलावा और क्या किए जाने की आवश्यकता है, तो यानी एक जो है एडिटेक नीति लाने की, यानी समय के अनुकूल एक नई एडिटेक नीति लाने की आवश्यकता है। जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो एक एडिटेक नीति आनी चाहिए, क्योंकि समय बदल चुका है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और यहां पर आ गया कि अब केंद्र, राज्य और जिला स्तर की सरकारें क्या करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि वह ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या करें, निजी खिलाड़ियों की भी मदद लें। देखिए कितना बढ़िया। यही तो हम लोग कब से कह रहे हैं कि सरकारों को अनअकैडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, सरकारों को और भी जो एडिटर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बैजूस, मतलब किसी के साथ भी। तो आप देख सकते हैं, तो एक प्रश्न ये भी आ गया। अब आप एक प्रश्न और यहां पर लिख सकते हैं, लिखिए, बदलते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में जहां डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम बन के उभरी है, जहां पर डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरी है, इस पृष्ठभूमि में समस्त लोगों तक या सर्वसमावेशी रूप से लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी कहां तक सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए। तो आप देख सकते हैं, ये आप यहां से आपके